हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज है सैटरडे और हम कर रहे हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के न्यूज़पेपर्स में हमारे पास कुछ बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन वाले न्यूज़ आइटम्स हैं। एक तो है आपका पैनल फॉर एससी स्टेटस ऑफ दलित पोस्ट कन्वर्जन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और एक नया टॉपिक है जो आपको GS2 के अंदर पूछा जा सकता है, मेंस में, इंटरव्यूज़ में, एसेज में भी पूछा जा सकता है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बताया गया है कि अगर कोई पर्सन है जो एससी कैटेगरी में आता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सिख बन जाता है, बुद्धिस्ट बन जाता है, तो उसका क्या क्या स्टेटस रहा था। क्योंकि इनिशियली जो एससीज थे वो सिर्फ हिंदूज थे, तो उस टाइम पे क्या फ़ैसला लिया गया सरकार के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा। एंड अब इस बार जो पैनल बनाया है वो ये देख रहा है कि अगर वो सिख और बुद्धिस्ट, क्योंकि हिंदू लॉ के हिसाब से तो हिंदू की डेफिनेशन में ही आते हैं, लेकिन अगर वो किसी ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, एक एससी पर्सन जो कि हिंदू की डेफिनेशन में ही नहीं आता, मतलब कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, पारसी, तो फिर उस पर्सन का स्टेटस क्या होगा कि विल ही लूज हिज कास्ट, एंड इफ ही विल लूज हिज कास्ट तो बेसिकली विल ही लूज द राइट ऑफ रिजर्वेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक नया टॉपिक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला टॉपिक है, तो ये हमें बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो नए बनने वाले हैं, उनके लिए जो है प्रेजेंट चीफ जस्टिस से रिकमेंडेशंस मांगी जाती हैं कि वो अपना सक्सेसर अपॉइंट करें। तो उसके रिगार्डिंग जो है प्रोसेस शुरू हो गया। इस प्रोसेस को थोड़ा समझेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक एग्जेक्टिव प्रोसेस है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट करती है। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे जो रिसेंटली यूएस एम्बेसडर हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी गए और उन्होंने उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जगह आज़ाद कश्मीर से रेफ़र किया, जिस पे इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट किया। और इसी तरीके की 2-3 और डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंट फिनोमिना में विद रिस्पेक्ट टू यूएसए एंड पाकिस्तान, जिस पे इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है। तो उन्हीं के बारे में समझेंगे कि क्या यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर क्रिएट हो रहा है या एक रिफ्ट क्रिएट हो रही है इंडिया यूएसए के बीच में। नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद सोलोमन आइलैंड्स। तो सोलोमन आइलैंड्स भी न्यूज़ में हैं क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स के अंदर चाइना की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसको हमने फरवरी के आसपास भी कवर किया था। तो उस टाइम पे क्योंकि चाइना की प्रेजेंस बढ़ गई थी तो आसपास जो बड़े देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो इंपॉर्टेंट बड़ा देश है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा चिंताएं जो हैं वो होने लगी थी। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो जो आप कह सकते हो कि इंग्लैंड का हेड है वही यहाँ का ऑफिशियल हेड, तो वही माना जाता है, पर अदरवाइज यहाँ पे प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर है और काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वे में ही अपना देश चलाते हैं। तो इनके बारे में हमने देखना है, साथ ही साथ इसका मैप एनालिसिस भी हमने करना है। और रोज़ की तरह हमारा एक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक रहेगा हमारा मेंस का क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन की। तो ये हमने कल किया था PIB में। तो कल का PIB अगर आपने नहीं देखा तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट शायद ना कर पाएँ, तो किया था तो आपको ये क्वेश्चन आता ही होगा। विद रेफरेंस टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज सेटअप जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडस्ट्रीज। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी। और उसके बाद है चेयरमैन ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज टू द गवर्नमेंट। ये आपको बताना है 1 2 वो 1 एंड 2 और नीदर 1 एंड 2। आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो इसमें से बतानी है। डिटेल में हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को किया था, चाहे आपका सही हो चाहे गलत हो। कल वाला PIB ज़रूर रिवाइज करिएगा, उसके अंदर से आपको यहाँ से और भी पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और जैसा मैंने आपको उस टाइम पे कहा था कि ये क्वेश्चन जो है पहले भी UPSC में आ चुका है, तो इसीलिए हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं जो SC का स्टेटस है उसके ऊपर। तो जो शेड्यूल का स्टेटस है इसके बारे में जो है यहाँ पे चर्चा जो है वो की जा रही है। तो अब यहाँ पे एक 3 मेंबर कमीशन बनाया गया है जिसके अंदर एक प्रोफेसर होंगे, उसके अलावा एक होंगे आपके IAS ऑफिसर रिटायर्ड, और एक आपके जो चेयरमैन रहेंगे वो रहेंगे आपके रिटायर्ड चीफ जस्टिस बालाकृष्णन, KG बालाकृष्णन। तो ये 3 मेंबर, ये चेयरमैन एंड जो 3 मेंबर्स हैं, ये बेसिकली ये देखेंगे कि जो भी पर्सन है जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आता था लेकिन उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया, तो अब उसका क्या स्टेटस है। अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो 1950 के अंदर सिर्फ ये था कि अगर कोई पर्सन है जो हिंदू है, सिख है या बुद्धिस्ट है तो वो SC कैटेगरी के अंदर आएगा। क्योंकि इनका ये कहना था कि जो भी पर्सन दलित है यानी कि SC कैटेगरी का पर्सन है और वो हिंदू है और उसके बाद वो अपना रिलीजन चेंज करके बुद्धिस्ट बन जाता है। ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट इसलिए बने थे क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे वो बुद्धिस्ट बने थे, तो वो बुद्धिस्ट बन जाता है। तो भी उसके साथ जो डिसेबिलिटीज़ अटैच्ड हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ हो रही हैं सोशल कंस्ट्रक्ट के अंदर, वो उसे अभी भी फेस करनी पड़ रही हैं।
तो इवन आफ्टर कन्वर्जन ही स्टिल नीड्स प्रोटेक्शन, ही स्टिल नीड्स रिजर्वेशन। तो इस कारण से उनको जो है एससी का स्टेटस दिया गया था। इसके अलावा केलकर कमीशन रिपोर्ट बैठी थी और एचपीपी रिपोर्ट बैठी थी, उसके अंदर भी ये कहा गया था कि अगर कोई दलित है जो कि बुद्धिस्ट कैटेगरी में है या फिर बुद्धिस्ट रिलीजन में है या फिर कोई दलित सिख है तो उसको भी हम जो है एससी की कैटेगरी में ही इंक्लूड करेंगे। 1956 और 1990 के अंदर इस तरह के जो है ऑर्डर्स किए गए थे। लेकिन अब जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि नॉन हिंदू रिलीजन के अंदर कन्वर्ट होता है, क्योंकि हिंदू लॉ के हिसाब से जैसा मैंने आपको बताया था, जो हिंदू लॉ की आपकी डेफिनेशन है वो कहती है हु इज़ अ हिंदू, तो वो एक नेगेटिव डेफिनेशन है। मतलब वो कहती है कि कौन हिंदू नहीं है, और बाकी सारे के सारे जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली फिर हिंदू हो जाते हैं। तो कौन हिंदू नहीं है, कौन हिंदू नहीं है वो बोलते हैं whoever is not a those who are हिंदू, सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन एंड बर्थ। ये सारे के सारे आगे क्यों आगे, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो नेगेटिव डेफिनेशन है। वो कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या जू नहीं है वो सारे के सारे हिंदूज हैं। तो बजाय कि हिंदू को डिफाइन करने के लिए हमारे लॉ ने क्या डिफाइन किया हुआ है, कौन हिंदू नहीं है। तो इसी कारण से हमें एक नेगेटिव डेफिनेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। और अभी तक जो अमेंडमेंट्स थी, चाहे वो केलकर कमीशन रिपोर्ट थी 1955 वाली या हाई पावर्ड पैनल जो एचपीपी रिपोर्ट आई थी 1983 वाली, उन्होंने यही कहा था कि जो सिख्स हैं और जो बुद्धिस्ट हैं उनको हम यहाँ पे हिंदूज के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब प्रॉब्लम आ रही है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो किसी और रिलीजन में चला गया, यानी कि अब्राहमिक रिलीजन में चला गया, मतलब कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या जू, तो फिर उसका स्टेटस जो है वो क्या होगा। अब इसके ऊपर जो है सेंटर का स्टैंड बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया हुआ है वो ये है कि आप कहते हैं कि एक पर्सन सोशली डिसएडवांटेज्ड है क्योंकि वो दलित है, और दलित होना या एससी होना हिंदू रिलीजन का एक फीचर है। तो जो चीज़ हिंदू रिलीजन की फीचर है उसको आप हिंदुइज्म से अलग होने के बाद कैसे क्लेम कर सकते हो। मतलब कि अगर एक दलित जो है वो कन्वर्ट होकर सिख बन रहा है या बुद्धिस्ट बन रहा है तो स्टिल ही इज़ कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ अ हिंदू, देयरफॉर ही विल बी ग्रांटेड द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन एससी। लेकिन अगर वो हिंदुइज्म को ओवरऑल छोड़ करके नॉन हिंदू रिलीजन में चला गया, मतलब कि इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जू में या पारसी में, तो ही कैन नॉट क्लेम टू बी बैकवर्ड बिकॉज अनटचेबिलिटी इज अ फीचर ऑफ हिंदू रिलीजन एंड इट्स ब्रांचेस अलोन। तो जो हिंदू रिलीजन है या हिंदू रिलीजन की ब्रांचेस हैं, सब ग्रुप्स हैं या उससे निकले हुए रिलीजन्स हैं जो हिंदू की डेफिनेशन में आते हैं, वहीं पे तो एक अनटचेबिलिटी का जो बेसिकली आप कह सकते हो स्कार है वो प्रेजेंट है। जब आपके बुद्धिस्ट, जब आपके क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पारसीज और जूज में ये फीचर ही नहीं है, तो अब आप कन्वर्जन के बाद वो जो बेनिफिट ऑफ बीइंग एन एससी है वो कैसे क्लेम कर सकते हो। तो ये जो है सेंटर का आर्ग्यूमेंट है जिसके ऊपर जो है इस कमिटी ने अब डिसीजन जो है वो प्रोवाइड करना है, और वो जो डिसीजन है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, जिसके बाद फैसला जो है वो पक्का फैसला किया जाएगा। इसके अंदर जो डेडलाइन रखी गई है वो 2 सालों की रखी गई है। तो 2 सालों के अंदर इन कमीशन ने जो है अपना जवाब जो है वो देना है। और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो कह रहा है कि इसके अंदर आप जो भी इंक्वायरी है, जो भी चेंजेस हैं उसके सोशल स्टाटा के अंदर आप एक पर्सन का जो है पूरा बायोडाटा उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आफ्टर कन्वर्जन उसको क्या कुछ चेंजेस आए हैं उसकी लाइफ में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसके बाद एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है आप एक डिसीजन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगेन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग्स चल रही हैं उसके अंदर भी उसका बेनिफिट जो है वो फिर मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द इशू। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेंटर ने सीजीआईज की यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जो हैं जस्टिस, उनकी जो है रिकमेंडेशंस मांगी है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए ऑफिस सक्सेसर टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो हमारा प्रोसीजर है वो है बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। इसी तरीके से हाई कोर्ट के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। अब इन दोनों ही मेमोरेंडम्स के अंदर क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेथड मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है कि एक ऑफिस होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी, उसके बाद उसका क्वालिफिकेशंस लिख दी, लेकिन प्रोसीजर नहीं लिखा। तो प्रोसीजर कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर बनाया है उसके अंदर यूनियन लॉ मिनिस्टर यानी कि जो लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वहाँ से प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होता है। ये जो है रिकमेंडेशन मांगते हैं इनकम्बेंट सीजीआई से कि आपके हिसाब से नेक्स्ट सीजीआई कौन होना चाहिए। नॉर्मली वो हमेशा सीनियरिटी बेसिस पे ही होता है। सिर्फ एक बार इंदिरा गांधी की सरकार में आपको पता है वो जो उठापटक हुई थी जिसके अंदर फिर
जिनको नहीं बनाया गया था उन्होंने रिज़ाइन जो है वो दे दिया था, उनसे जो सीनियरिटी में जूनियर थे उनको बनाया गया था। ठीक है जी, जस्टिस ए एन रेवल आपको सारा याद ही होगा। तो उसके बाद जो है अप्रोप्रिएट टाइम लिया जाता है, एंड उसके बाद अगेन टाइम मेंशन नहीं है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो अप्रोप्रिएट टाइम के बाद जो है वो डिसीजन जो है वो ले लिया जाता है और नेक्स्ट को अपॉइंट किया जाता है। तो अभी हम अगर यू ललित जी की बात करते हैं तो इनका टेन्योर तो बहुत जल्दी इनकी रिटायरमेंट है, इनकी 8 नवंबर को रिटायरमेंट जो है वो हो जाएगी। तो उसके बाद जो है आपके 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे डी वाई चंद्रचूड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी जज जो हैं वो माने जाते हैं। बहुत ही यंग एज में ये हाई कोर्ट जज भी बन गए थे और बहुत ही क्रांतिकारी फैसले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में भी जो है दिए हैं। और इनके जो फादर साहब हैं वो वाई वी चंद्रचूड़ थे, जो 7 साल मैक्सिमम टेन्योर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। आज तक इतना लंबा चीफ जस्टिस का टेन्योर किसी का भी नहीं रहा है। अब इनसे भी इनका जो है टेन्योर अप्रॉक्सीमेटली 2 सालों का होने वाला है, एंड काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो उस तरह के फैसले लेंगे जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए, डिजिटाइजेशन लाने के लिए, जो पेपर वर्क है उसको कम किया जा सके, वर्चुअल हियरिंग्स। अब आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की लाइव टेलीकास्ट भी थोड़ा सा शुरू हो गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का। तो ये सारे के सारे आरटीआई के एम्बिट के अंदर भी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारी की सारी जो ट्रांसपेरेंसी है ये हमें इनके टाइम में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडिया का ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू यूएसए विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अभी यूएसए और इंडिया के आप लगातार अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि 3-4 इश्यूज़ के ऊपर पहले ही हमारी काफ़ी ज़्यादा अनबन जो है वो चल रही है। एक तो F-16 फाइटर जेट्स, यूएसए कहने कहा कि पाकिस्तान ने कहा है कि भाई ये तो हमने एंटी टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए लेना है, तो ये एक फार्स है। इंडिया ने इस पर भी थोड़ा सा आपत्ति जो है वो जताई थी। उसके बाद सेकंड इशू हमने इंडिया और जो यूएसए है उसके बीच में देखा विद रिस्पेक्ट टू ईरान ऑयल, जिसमें कि एक इंडियन कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए यूएसए ने, जबकि यूएसए ने खुद ईरान न्यूक्लियर डील से बैकआउट किया था। तो हमने कहा था कि हम किसी इंडिविजुअल कंट्री के सैंक्शंस को क्यों माने, और उसके बाद आपने हमारी एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो है सैंक्शंस लगा दिए। तो दूसरा हमारा बोन ऑफ कंटेंशन ये था। और अब जो हमारा नया तीसरा बोन ऑफ कंटेंशन आ गया है वो ये है कि यूएसए के जो एम्बेसडर थे उन्होंने आज़ाद कश्मीर के नाम से इसको रेफ़र किया पीओके को। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर रहा है यूएसए की तरफ से, या फिर आप कह सकते हो कि यूएसए एक दबाव डालने की कोशिश कर रहा है इंडिया के ऊपर इन तीनों इवेंट से, सो दैट इंडिया जो है यूएसए की साइड ले विद रिस्पेक्ट टू एक तो रशिया, क्योंकि हमने रशियन ऑयल इंपोर्ट किया और यूएसए कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और दूसरा ईरान से भी अगर हम ऑयल की कोई डील करते हैं, क्योंकि ईरान हमें बार बार ऑफर्स कर रहा है, डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है, तो वहाँ पे भी यूएसए नहीं चाहता कि हमारी नज़दीकियाँ जो है ईरान से बढ़ें। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के आप कह सकते हो कि डायरेक्टली तो दबाव डाल नहीं सकता, तो इनडायरेक्ट वे में यूएसए यहाँ पे दबाव डालने की जो है कोशिश कर रहा है। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है इस इशू के अंदर, जिन्होंने ऑफिशियली इसको प्रेस रिलीज़ के थ्रू जो है बोला है कि हम इस चीज़ को जो है नहीं मानते और ये चीज़ जो है एम्बेसडर साहब ने गलत की है, एंड इंडिया इसको अपनी टेरिटरी ही रिकॉग्नाइज करता है। और हमारे पास सारे प्रूफ्स भी हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो चीज़ है ये यूएसए की तरफ से गलत है, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्शन जो है इसका उन्हें बोला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो एम्बेसडर की विज़िट थी पाकिस्तान में, तो उन्होंने पाकिस्तान में जाके वही सारी अच्छी चीज़ें कही हैं जो वो पहले औरों के साथ करते थे, और इससे अगेन जो अमेरिका का ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं शेक हो जाता है। तो अमेरिका के साथ हमेशा हर कंट्री के ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं कि अमेरिका कभी भी किसी को भी बैक स्टैप कर देगा अपने इंटरेस्ट्स के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे फिर से आप क्रिएट होती हुई देख सकते हो। अब अमेरिका ने क्या कहा है वहाँ पे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट यूएसए एंड पाकिस्तान पार्टनरशिप, हाईलाइट द टू कंट्रीज डीप इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज। तो अब देखा जाए तो कौन सा इकोनॉमिक और कौन सा कल्चरल इश्यूज आपके चल रहे हैं या कल्चरल कॉपरेशन आपकी चल रही है, तो इस तरह की चीज़ें तो चली ही नहीं रही हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये अगेन एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो क्रिएट करती है। यूक्रेन के साथ भी ऐसे ही किया, इन्होंने यूक्रेन को बहुत उकसाया और उसके बाद कोई हेल्प की नहीं। अभी भी बोल रहे हैं कि हम जो है मिलिट्री एड प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री एड प्रोवाइड कर नहीं रहे।
तो ये जो इश्यूज़ हैं ये यूएसए के साथ हमेशा चलते रहते हैं, तो ट्रस्ट डेफिसिट यूएसए के साथ क्रिएट होता रहता है। इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये है कि आर ऑब्जेक्शंस टू द विजिट एंड द मीटिंग ऑफ द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बाय द यूएस एम्बेसडर इन पाकिस्तान हैज़ बिन कन्वेड टू द यूएस साइड। हमने उन ऑब्जेक्शंस को जो है ऑफिशियली कन्वे कर दिया है। सो लेट्स सी अब यूएस इस पे क्या सफाई पेश करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोलोमन आइलैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सोलोमन आइलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एश्योरिटी दी है कि हमारे यहाँ पे किसी भी तरह की चाइनीज़ प्रेजेंस नहीं है एज ऑफ नाउ, और हम किसी भी तरह का टसल नहीं चाहते हैं, और ना ही हम जो है चाइना को यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस क्रिएट करने देंगे। तो वी डोंट वांट आवर लैंड टू बी यूज्ड एज अ मिलिट्री आउटपोस्ट ऑफ चाइना। तो हम इस तरह का कोई भी कार्य ना ही चाहते हैं, ना ही ऐसा हो रहा है। तो ये एश्योरेंस जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड की गई है। तो आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, और ये पूरा का पूरा जो है ओशियाना के अंदर आता है। ओशियाना रीजन के अंदर ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये फॉल करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रीज़ को, ऑस्ट्रेलिया सबसे मेजर कंट्री है, नीचे की तरफ न्यूजीलैंड है, उसके बाद ये न्यू कैलिडोनिया है, ये फ्रांस के पास है, उसके बाद ये पापुआ न्यू गिनिया है, और ये वाला जो हाफ पार्ट है ये इंडोनेशिया का है। उसके अलावा ये आपके छोटे छोटे और देश हो जाते हैं, और ये आ गया आपका फिजी। यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है उसको मेलेनीज बोलते हैं, या मेलेनीजिया एरिया को बोलेंगे तो मेलेनीज बोल लेते हैं। और इसके अंदर 900 से भी ज़्यादा जो है छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और कैपिटल आप देख सकते हो होनियारा इसकी कैपिटल है। तो मेलेनीजियन जो लोग हैं यहाँ पे 30,000 सालों से भी ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं। ये डबल चेन वोल्केनिक आइलैंड है, और यहाँ पे कोरल अटॉल्स भी हैं। सो कोरल्स जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, कोरल ब्लीचिंग ऑस्ट्रेलिया की साइड बहुत हो रही थी। एंड उसके बाद आपके आ जाते हैं यहाँ पे वोल्केनोज, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी, वोल्केनिक आइलैंड्स ही हैं। सबमर्ज पार्ट है ओशियाना रीजन का। अब अगर इसके सेटअप की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मोनार्की का मतलब जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान तो होता है, लेकिन जो देश का राजा है वो एक राजा होता है। तो वो राजा कौन है? वो है ब्रिटिश क्राउन। सो दिस इज़ बेसिकली ब्रिटिश मोनार्क। तो क्वीन या किंग जो भी होगा वो ब्रिटिश जो है वो होगा, और वो एक अपॉइंट करेंगे यहाँ पे कौन? गवर्नर जनरल, जैसे कि हमारे यहाँ पे होता था जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो गवर्नर जनरल जो कि फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट होंगे। तो मतलब कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का पद नहीं होता। सो देयर विल बी नो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब ही क्या है? हेड ऑफ द रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इज चोजन बाय द पीपल। तो जब यहाँ पे चोजन बाय द पीपल ही नहीं है तो यहाँ पे मोनार्क है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट का पद नहीं होता। इट इज़ नॉट अ रिपब्लिक, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ब्रिटिश मोनार्क के अंडर आता है। ब्रिटिश मोनार्क यहाँ पे एक गवर्नर जनरल को लगाया करते हैं। अगेन अगर कॉमनवेल्थ की बात करें तो ये कॉमनवेल्थ का पार्ट है, जैसे बहुत सारे और ब्रिटिशर्स के एक्स गुलाम या प्रेजेंट जहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम चल रहा है वो लोग हैं। एंड लेकिन अदरवाइज इंडिपेंडेंट है, और गवर्नर जनरल जो है वो भी ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनिकैमरल नेशनल पार्लियामेंट की एडवाइस पे होता है। तो ये नहीं कि ब्रिटिश मोनार्क किसी को भी लगा देगा, रादर इनका पार्लियामेंट जो है वो रिकमेंडेशंस भेजता है ब्रिटिश मोनार्क को, और उन रिकमेंडेशंस में से ही ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द रिकमेंडेशन गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाता है। तो इनका जो टसल चल रहा है वो यही है कि ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि तुम चाइनीज़ प्रेजेंस बढ़ाई जा रहे हो, चाइना यहाँ पे एक मिलिट्री आउटपोस्ट बना लेगा, तुम्हें मिलिटरीली यूज़ करेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात नहीं होगी, खतरे की बात होगी, अच्छी बात नहीं होगी। एंड जो आपका सोलोमन आइलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपको इस बात की श्योरिटी दिलाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आ जाता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का आंसर। तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। हमने ये दोनों चीज़ें देखी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ और इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्रीज़। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमने कई सारी ऑर्गेनाइजेशन भी देखी थी, जिसमें फिक्की वगैरह भी सारी ऑर्गेनाइजेशन थी। और इसके अलावा जिनके चेयरमैन हैं उनको अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होती है, और उनको रिकमेंड करते हैं इंडस्ट्रीज़। हमारा मेंस के क्वेश्चन की बात करें तो मेंस का क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्प्रेडिंग डेड जोन्स ऑन द मेराइन इकोसिस्टम। तो मेराइन इकोसिस्टम और इकोलॉजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, चाहे आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो, ऑन क्लाइमेट चेंज हो, या कोई भी और चीज़ हो। वेटलैंड्स के ऊपर इतनी सारी हमारी कन्वेंशन हुई हैं, सब कुछ हुआ है। तो डेड जोन्स की चर्चा बार बार होती है, तो आपको बताना है कि डेड जोन्स क्या है
और ये क्यों फैल रहे हैं और इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। वे फॉरवर्ड हमेशा आपके आंसर्स में लिखिए, जिससे कि एक पॉजिटिव अप्रोच लगे कि आपको सिर्फ नेगेटिव किसी चीज़ का नहीं पता, बल्कि आप उसको सुधार भी सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।